हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सर श्रीधर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम भारत का संविधान पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, भारत के संविधान की निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो हम भारत के संविधान को यहाँ से नहीं पढ़ने जा रहे हैं। भारत के संविधान के हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। तो इसके लिए हम जो हैं 16वीं शताब्दी में। सोलहवीं शताब्दी में बात करते हैं तो 16वीं शताब्दी हमारे देश का जो है गोल्डन पीरियड हुआ करता था। उस समय भारत को जो है दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत की जो समृद्धि उत्कर्ष पर थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है हम दो देशों की बात करने जा रहे हैं। ब्रिटेन और भारत। 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन में किसका शासन था या रूलर कौन था, भारत में कौन रूलर था, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। और वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में उस समय था अकबर का। पंद्रह 1599 में एक चार्टर पास किया जाता है जिसे जो है अधिकार पत्र कहा जाता है। ये अधिकार पत्र भारत में व्यापार करने के लिए होता है। भारत में 15 वर्षों के लिए व्यापार की इजाज़त दी जाती है। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमने ये बात किया कि 1599 में एक अधिकार पत्र जो है पास किया जाता है जिसमें भारत में 15 वर्षों के लिए व्यापार की इजाज़त दी जाती है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये इजाज़त किसको दी जाती है। तो ये इजाज़त दी जाती है लंदन कंपनी को। लंदन कंपनी ये ब्रिटेन की कंपनी होती है। इसने जो है महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से भारत में व्यापार करने के लिए परमिशन मांगती है और जो है महारानी एलिजाबेथ 15 वर्षों के लिए जो है लंदन कंपनी को इजाज़त दे देती हैं भारत में व्यापार करने के लिए। और यही आपकी लंदन कंपनी 1600 ईस्वी में ईस्ट
इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना करती है। फ्रेंड्स, जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में धीरे धीरे अपना जो है व्यापार ग्रोथ करने लगती है, व्यापार को बढ़ाने लगती है और फिर जो है ये धीरे धीरे करके यहाँ के जो है राजनीतिक आर्थिक पहलुओं पर जो है अपना कमांड करने लगती है, अपना अधिकार जमाना शुरू कर देती है। तो इसी के फलस्वरूप जो हम कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करेंगे। 1757 का प्लासी का युद्ध। देखिए 1757 में जब आपका जो है ये प्लासी का युद्ध होता है, तो प्लासी के युद्ध के होने के साथ ही साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार बढ़ने लगता है और ये जो है राजनीतिक हस्तक्षेप जो बड़े पैमाने पर राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगती है भारत में। हम ये बात करते हैं 1757 का प्लासी का युद्ध। देखिए 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है, ये आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब। 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के आपके नवाब होते हैं सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच युद्ध होता है भागीरथी नदी के किनारे। भागीरथी नदी के किनारे जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव है सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होता है और इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। देखिए इस युद्ध से परिणाम ये होता है कि जो है रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीत जाती है और जो है बंगाल पर पूर्णतः जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है और इस तरीके से जो है भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ने लगता है। अब जो है हम बात करते हैं बक्सर के युद्ध की। बक्सर का युद्ध 1764 22-23 अक्टूबर। देखिए बक्सर का युद्ध जो होता है 1764 में 22-23 अक्टूबर 1764 में होता है और ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ पर जो है नवाब और मुगलों ईस्ट
इंडिया कंपनी और मुगलों की सेना प्लस नवाबों की सेना। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो, मुगलों की तरफ से शाह आलम द्वितीय, नवाबों की तरफ से शुजाउद्दौला अवध से और मीर कासिम बंगाल से। मुगलों की सेना में शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला अवध के नवाब और मीर कासिम बंगाल के नवाब। इनके बीच होता है और परिणाम ये होता है कि मुगलों की सेना और नवाबों की सेना पराजित होती है और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सर श्रीधर एकेडमी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। यह एक संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक्ट है। देखिए, इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी 1600 ईस्वी में स्थापना होती है और वो धीरे धीरे करके भारत के जो है राजनीतिक, आर्थिक और अन्य जो है प्रशासनिक मामलों पर हस्तक्षेप शुरू कर देती है। इस हस्तक्षेप की वजह से ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े पैमाने पर रुपए पैसे कमा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होती जा रही है। तो इसलिए जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये विचार किया कि अब जो को भारत में ये नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को लाया जाए। तो ये जो अधिनियम था 1773 का, इस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। देखिए, तो इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसको हम जानते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की जाती है। मतलब अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मनमाने तरीके से कार्य कर रही थी, अब जो है उसको ब्रिटिश संसद के अंतर जो है उनको नियमित और नियंत्रित करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। ठीक है। और इस आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो है कुछ और भी प्रावधान थे। जैसे पहले आपका बम्बई, मद्रास और बंगाल, ये तीनों जो प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, ये तीनों प्रेसिडेंसियां इक्वल होती थी, समान होती थी। इनके ऊपर किसी का कमांड नहीं होता था। सीधे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनको रेगुलेट करने का काम करती थी। लेकिन अब जो है ये एक्ट, ये अधिनियम आने के बाद जो है बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गए।
इसको हम इस तरीके से समझते हैं, बम्बई, मद्रास, ये आपका बंगाल। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था अब उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और ये बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो इनके बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करने लगे। मतलब ये कि अब जो है जो भी रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाए जाएंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे फॉलो कराए जाएंगे, वो आपका जो है बंगाल का जो गवर्नर होगा वो इनके ऊपर जो है लागू करने का काम करेगा। बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है। देखिए, जब अलग अलग जो है तीनों बंगाल, मद्रास और जो है बम्बई, ये तीनों जो अलग अलग जो है प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, तब इसमें गवर्नर नियुक्त किए गए थे। वो गवर्नर अब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और उस टाइम जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, लेकिन अब इसको जो है क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और इस गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की परिषद की शुरुआत की जाती है। इसकी सहायता के लिए अन्य जो है 3 मेंबर्स नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, और जो है केंद्रीकरण की भी शुरुआत होती है। देखिए, अभी तक जो मैंने बताया कि तीनों बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये तीनों जो प्रेसिडेंसियां थीं वो अलग अलग पृथक पृथक कार्य कर रही थी, किसी के ऊपर किसी का कोई कमांड नहीं था। लेकिन ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने के बाद सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है, केंद्रीकरण की। सेंट्रल में आपका बंगाल होगा जिसके गवर्नर जनरल होंगे और उनके अंतर्गत अन्य प्रेसिडेंसियां कार्य करेंगी। ठीक है, और आगे देखते हैं, इसी एक्ट के अधीन 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। ठीक है, 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और ये सर्वोच्च न्यायालय जो होता था भारत में सबसे बड़ा न्यायालय हुआ करता था, लेकिन इसके विरुद्ध अपील जो की जा सकती थी वो ब्रिटेन में सम्राट के सम्मुख अपील की जा सकती थी। अगर किसी को आपत्ति हो रही है सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन से, तो वो आप सम्राट के समक्ष जाकर अपना अपील कर सकता है उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के। कंपनी के आगे देखते हैं, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले कंपनी के जो अधिकारी या कर्मचारी होते थे वो भारतीय लोगों से बड़े पैमाने पर रिश्वत लेते थे और राजा महाराजाओं से महंगे महंगे उपहार लेते थे, जिससे उनकी आमदनी में बहुत तेजी के साथ वृद्धि हो रही थी। इस वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट में ये प्रावधान लाया कि अब कंपनी का जो भी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी सदस्य कर्मचारी होगा या अधिकारी होगा वो किसी भी भारतीय से न तो कोई रिश्वत लेगा ना ही कोई उपहार किसी राजा महाराजा से प्राप्त करेगा। इसी में प्रावधान लाया जाता है बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स, निवेशक मंडल, जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को निवेश करती है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शुरुआत भी यहीं से होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता है कि भारत में राजस्व
नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को जो है इसमें देना आवश्यक कर दिया जाता है कि जो भी इन सब राजस्व, नागरिक, सैन्य एवं अन्य जो मामले होंगे भारत में, उन सभी की जानकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट को दी जाएगी। प्रमुख विशेषताएं थी जिनके बारे में हमने जाना। आगे हम पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में ये आपके जो एक्ट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट्स हैं और ये समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उनको संचालित करने के लिए लाए जाते थे।